नमस्कार, राज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज ठाकुर। आज बात करेंगे मिशन 2024 की। पांचों राज्यों में नई सरकार की तस्वीर साफ हो चुकी है। नए सीएम बन चुके हैं। सीएम पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। अब बारी है 2024 के लोकसभा चुनाव की। 2023 के इन चुनावी नतीजों को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा था। ऐसे में कुछ सवाल है जिन पर मंथन करना जरूरी हो जाता है, जैसे कि कैसे रहे पांचों चुनावी राज्यों के नतीजे, किस पर कितना असर। 3 राज्यों में हार के बाद भी कांग्रेस क्यों आश्वस्त है। अनिल विज ने आम आदमी पार्टी को जेजेपी क्यों और किस संदर्भ में कह दिया। 2023 के इन चुनावी नतीजों का 2024 में क्या असर पड़ेगा। इन तमाम बातों पर मंथन करेंगे। इन सवालों के जवाब भी आपको देंगे अगले आधे घंटे में, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए राज की बात। 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कमल खिला। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में यह माना जा रहा था कि कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी और शायद सरकार बनाने की स्थिति में भी आ जाए। लेकिन इस सब के उलट बीजेपी ने इन राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ बड़ी जीत हासिल करते हुए सरकार बनाई। राज की बात यह कि इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही यह चुनाव लड़ा। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि इन तीनों राज्यों में मोदी मैजिक काम आया है। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले देश के 5 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव को काफी अहम माना जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर बीजेपी ने इस चुनाव को लड़ा और इस नतीजे ने सबको हैरान करके रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े आलोचकों ने भी ऐसे जनादेश की उम्मीद नहीं की थी। सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने कैसे इस तरह जीत हासिल कर ली। न सिर्फ उसने मध्य प्रदेश में वापसी की, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से झटक लिया। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 3 राज्यों में बीजेपी की जीत इसलिए संभव हो पाई क्योंकि विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर खुद पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा ने धुआंधार रैलियां की और विपक्ष के दावे को खोखला बताकर लोगों को समझाने में कामयाब रहे। पार्टी के जितने नेता हैं, प्रभारी हैं, सबने एकजुटता के साथ काम किया। चलिए सबसे पहले अब आपको मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के मायने समझाते हैं। शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना गेम चेंजर साबित हुई। महिला वोटरों पर फोकस करने की रणनीति कारगर साबित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आक्रामक चुनावी प्रचार भी काम आया। बीजेपी एकजुट होकर लड़ी और इसका नतीजा चुनावों में सामने आया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुई जीत किसी मुख्यमंत्री के चेहरे को आगे रखकर नहीं हासिल हुई है, बल्कि प्रधानमंत्री के चेहरे को आगे रखकर पार्टी ने आम लोगों का विश्वास कायम रखा है। लेकिन कुछ फैक्टर्स भी हैं बीजेपी की इस जीत के पीछे। 5 फैक्टर्स हम आपको बताते हैं जो जीत की वजह बने हैं। बीजेपी ने लोगों से जो वादे किए हैं, इन्हीं वादों पर आम जनता ने विश्वास किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महतारी वंदन योजना कार्ड खेला। विवाहित महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना की आर्थिक मदद का वादा किया। इस योजना के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 से अधिक फॉर्म भरवाए। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में किसानों और मजदूरों से वादा किया। भूमिहीन किसानों और मजदूरों को 10,000 रुपए सालाना देने का वादा किया। बीजेपी का ये वादा काफी मददगार साबित हुआ। बीजेपी ने सरकारी नौकरी का ट्रम्प कार्ड खेला। बीजेपी ने 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया। युवाओं ने पीएम मोदी और बीजेपी पर भरोसा जताया। भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाया। कथित महादेव ऐप और गोबर घोटाला को भुनाया। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को पकाया। बीजेपी ने खास रणनीति के तहत टिकट दिए। टिकट बंटवारे के दौरान साहू, सतनामी समेत समाजों को ध्यान में रखा। नतीजतन दोनों समुदाय बीजेपी की ओर झुक गए। राजस्थान में चुनावी परिणाम में राज बदलने का रिवाज स्थापित ही दिखा। बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व की बदौलत अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को शिकस्त दी। उधर पिछले कई वर्षों से अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस ने अंतिम समय में कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत
बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन अंतिम परिणाम ने साबित किया कि वो नाकाफी रहा। राजस्थान में बीजेपी की जीत के कारणों पर गौर करें तो बीजेपी ने चुनाव में महिला सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा और गहलोत सरकार की तुष्टीकरण को बड़ा मुद्दा बनाया। इसका बड़ा लाभ उदयपुर और जयपुर जैसे क्षेत्रों में मिलता दिखा। साथ ही पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कई लुभावने वादे भी किए, उसका लाभ पार्टी को मिला। पार्टी ने लाल डायरी मामले से भी गहलोत सरकार को करप्शन के मामले पर घेरा। बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार कांग्रेस के प्रचार पर भारी पड़ा। कुल मिलाकर 3 राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत ने सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी को हरी झंडी दिखा दी है, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसी को लेकर पार्टी अपनी अलग अलग रणनीति को अपनाकर आगे बढ़ रही है। पिछले चुनावों में मोदी लहर ने हर पार्टी का सफाया कर दिया था और चुनावों के सेमीफाइनल ने भी बीजेपी के हौसलों को बुलंद कर दिया है। खैर, राजनीति में कब क्या हो जाए वो कोई नहीं जानता, लेकिन इस बार मोदी मैजिक कितना काम आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया, वहीं कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत से संतोष करना पड़ा। राज की बात यह कि चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस 2014 से सत्ता में थी, जब तेलंगाना को राज्य का दर्जा दिया गया और उसने 2018 का चुनाव भी जीता था। उसे इंतजार था हैट्रिक का, लेकिन वो हो ना पाया। कांग्रेस ने लगभग 1 दशक पुरानी सत्ताधारी पार्टी को सत्ता से हटाने के उद्देश्य से एक उत्साही चुनाव अभियान चलाया और उसमें सफल भी रही। वहीं नॉर्थ ईस्ट राज्य मिजोरम में ZPM को बहुमत मिला। देखिए आंकड़ों के जरिए किस राज्य में कैसा रहा चुनावी रिजल्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, ये वो 5 राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नई सरकार बन चुकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के नतीजे कांग्रेस के लिए झटका देने वाले हैं। इस चुनाव में कांग्रेस राज्य से साफ हो गई है और बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत गए, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा सीट से चुनाव जीत गए। एमपी के चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी को 163, कांग्रेस को 66 और अन्य को 1 सीट हासिल हुई। किसी ने अनुमान भी शायद नहीं लगाया होगा कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ने जा रही चुनावों में जीत का परचम लहराएगी। इन राज्यों में मोदी मैजिक चल गया। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां बीजेपी को 54 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 35 सीटें हासिल हुई, अन्य को 1 सीट पर ही सिमटना पड़ा। राजस्थान में एक बार फिर हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया। नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी का 115 सीटें, कांग्रेस को 69 और अन्य को 13 सीटें मिली। वहीं 5 राज्यों में हुए चुनाव में तेलंगाना ही एक ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस को विजय मिली। दरअसल 10 सालों से जब से तेलंगाना में चुनाव के जरिए सरकार चुनी गई, तभी से कांग्रेस से अलग हुए BHIS के चंद्रशेखर राव ही सत्ता पर काबिज रहे। यानी देश के सबसे युवा राज्य पर चंद्रशेखर राव का ही शासन रहा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने BRS को पछाड़कर सत्ता में आने का अपना सपना पूरा कर लिया, जिसके बाद अब विधानसभा की तस्वीर कुछ इस प्रकार से होगी। कांग्रेस 64 सीटें, BHRS 39 सीटें, बीजेपी को 8 सीटें, AIMIM को 7 और CPI को 1 सीट मिली। वहीं मिजोरम में आंकड़े ने हर किसी को चौंकाया। मिजोरम विधानसभा चुनाव में लालदू होमा के नेतृत्व वाली जोरम पीपल्स मूवमेंट ने शानदार जीत दर्ज की। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट बड़ी हार के साथ राज्य की सत्ता से बेदखल हो गई। अब इन आंकड़ों को देखिए। मिजोरम विधानसभा की तस्वीर अब कुछ इस प्रकार की है। मिजोरम में ZPM को 27, MNF को 10, बीजेपी को 2, तो वहीं कांग्रेस को 1 सीट मिली।
इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं। 5 में से हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जीत से बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राज्यों की हार पर चिंतन मंथन कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए एकमात्र सांत्वना तेलंगाना में पार्टी की जीत है, क्योंकि इस जीत से कांग्रेस ने दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत की है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी के हौसले और बुलंद हो चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ ही प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेता जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि लोगों ने कांग्रेस की भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है। तीन राज्यों में बीजेपी की प्रचंड का शोर देश भर में सुनाई दिया। बीजेपी शासित राज्यों में जश्न का माहौल दिखाई दिया। हरियाणा में एक तरफ जहां कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल से लेकर सभी वरिष्ठ नेता 3 राज्यों में हुई जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ 3 राज्यों में जीत का जश्न मनाने मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिसार पहुंचे थे और जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोक कल्याण की नीतियों को दिया। वहीं प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया और कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुहर लगाई है। ये 3 राज्यों की बात नहीं, पूरे देश की जीत है। जनता द्वारा दिया गया जो मैंडेट है, अभी काउंटिंग चल रही है, बहुत जल्दी सारे राज्यों की काउंटिंग पूरी हो जाएगी। मैं इसका स्वागत करता हूं और इन सब 4 राज्यों की जनता को, जनार्दन को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया और ठीक अपनी चॉइस की है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो काम करने का जो एक तरीका है, कार्य पद्धति है, बिल्कुल रूट लेवल पर जाकर के पन्ना प्रमुख तक हम जो बनाते हैं उसका भी एक प्रभाव है। और अपने आप में केंद्र सरकार की नीतियां, प्रदेश सरकारों की जो नीतियां, जो उपलब्धियां, जो रूट लेवल पर बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, उसका भी जनता ने एक प्रकार से उसको रिकॉग्नाइज किया है, उसको पहचान दी है और उसको उसके प्रति उनके मन में जो सद्भावना जागी है कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारें वो खूब अच्छे प्रकार से लोगों तक अपने बेनिफिट्स देते हैं। इन राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी कहा कि ये जीत लोकतंत्र और राष्ट्रवाद की जीत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी योजनाओं की जीत है। लोगों ने कांग्रेस की भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को नकार दिया है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का परिणाम है, जो योजनाएं उन्होंने बनाई है, गरीब व्यक्ति के लिए बनाई है, महिला के लिए बनाई है, युवा के लिए बनाई है, किसान के लिए बनाई है, व्यापारी के लिए बनाई है। एक भी ऐसा वर्ग नहीं है। आदमी प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के बोलते हैं कि मेरी नज़र में 4 जातियां हैं, एक गरीब जाति है, एक किसान की जाति है, एक महिला की जाति है और एक युवा की जाति है। इन 4 जातियों का हमने उत्थान करना है। अगर इनका उत्थान हो गया तो देश का उत्थान हो गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी तेज गति से जीत की ओर अग्रसर है। और ये जो जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है। ये जीत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कल्याणकारी नीतियों की जीत है। ये जीत राष्ट्रवाद की जीत है। ये जीत देशभक्ति की जीत है। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी अब मिशन 2024 के लिए आहत है।
अगले साल 2024 में देश में आम चुनाव के साथ ही प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 3 राज्यों में हुई जीत से हरियाणा प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह भर दिया है, जिसे बताने के लिए तस्वीरें काफी हैं। सूर्या समाचार के लिए हिसार से संदीप, अंबाला से नरेश, सोनीपत से सन्नी, यमुनानगर से सुनील और शिमला से कमल की रिपोर्ट। राजस्थान में बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने का दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के जिलों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है, इसीलिए अगली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की होगी। कुछ ऐसा ही कॉन्फिडेंस कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने भी दिखाया, लेकिन कुमारी सैलजा बातों बातों में अपनों पर ही निशाना साध गई। रिपोर्ट जरा देखें। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जहां बीजेपी बम्पर जीत के बाद जहां बुलंद हौसलों के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा कर दिया है। हुड्डा का कहना है कि भले ही राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी। अब हुड्डा की इस बात के पीछे का तर्क क्या है, ये आप उनकी जुबानी सुनिए। इसी प्रकार से गरीब आदमी है, इस सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। इसी वजह से ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, काम नहीं करती कुछ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हर एक बात से पार्टी में मंथन का दौर जारी है। हरियाणा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि हम हार से निराश है, लेकिन हताश नहीं। उन्होंने कहा कि हमने सभी नेताओं ने आश्वस्त किया है कि हम मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। सरकार हम नहीं बना पाए, हम निराश तो हुए हैं, लेकिन हताश नहीं हुए। कारण कई हैं, उनकी हम डिटेल में समीक्षा कर रहे हैं और सभी लोग, सभी साथियों ने मिलकर हाई कमांड को, हमारे शीर्ष नेताओं को ये विश्वास दिलाया है कि बेशक हमारी उम्मीद से थोड़ा कम रहना कि सरकार ना बने, लेकिन लोगों का विश्वास हमने खोया नहीं है और लोग अभी भी हमारे ऊपर नज़र डालें। आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। सभी साथियों ने विश्वास दिलाया है कि हम आगे मिलकर फिर से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे। हमारे लोगों ने प्रदर्शन भी अच्छा किया। हम कारण देखेंगे कि कई जगह वोट हमारा मार्जिन बहुत ज़्यादा रहा, लेकिन कई जगह हमारा वोट मार्जिन बहुत ज़्यादा हमारे पक्ष में भी रहा। वहीं कुमारी सैलजा का ये भी मानना है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे का लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। देखो, हर जगह की अलग स्थिति होती है, लोकसभा के मुद्दे अलग हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से देखो महंगाई बढ़ रही है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, हर साल 2 करोड़ रोजगार देने थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी 50,000 20,000 इतने बांट रहे हैं, तो असलियत सामने आती है। लोग देख रहे हैं, लोकसभा में भी आप देखेंगे कि नतीजे अलग होंगे। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता नकारेगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले कुमारी सैलजा को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया था। उससे पहले कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष रही। अब छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद हरियाणा के बीजेपी नेताओं ने उन पर तंज कसना शुरू कर दिया है। सूर्य समाचार के लिए रोहतक से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस अपने संगठन को लेकर आए दिन चर्चा में रहती है। इस बार उनकी संगठनात्मक ढांचे की बुनियाद पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कड़ा प्रहार करते हुए कांग्रेस को जूतम पैजार करने वालों की पार्टी बता डाला। दुष्यंत को इस बात का भी आत्मविश्वास है कि कार्यकर्ताओं की बदौलत आगामी 300 दिनों की मेहनत पर
हरियाणा को वो जीत पाएंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी में दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण सभा के दौरान कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता अभियान को तेज करने की बात कही। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत आगामी 300 दिनों की मेहनत पर हरियाणा जीत सकते हैं। बूथ लेवल पर संगठित करके बढ़ाएंगे और संगठित कर हमारी ताकत बढ़ाएंगे, तभी आगे जाके पार्टी बड़ी होगी। 90 विधानसभा की असेंबली के अंदर कोई पार्टी 50 में तैयारी करेगी। आज छोटी से छोटी पार्टी हो तो प्रदेश में अपना अस्तित्व बनाने के लिए प्रत्येक कोने को छूना चाहिए। हमें तो 5 साल हो गए, 10 विधायक है हमारे। पार्टी की ताकत जब ही बढ़ेगी जब हम 90 पे अपने आप को स्टैंड मजबूती से कर रहे हैं। मुझे लगता है यही काम कांग्रेस कर रही है, यही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और संगठन की ताकत जब है जब संगठन बना हो, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को छोड़ के प्रदेश में किसी भी संगठन का आज पूरा संगठन प्रदेश में नहीं बना। अपने संगठन को जहां जेजेपी और मजबूत करना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस के संगठन के विस्तार न होने पर दुष्यंत ने तंज कसा। कांग्रेस तो जूतम जूत हो रखी है, 1 साल हो गया उनसे जिला प्रधान नहीं बन रहे, तो कैसे प्रदेश का भला करें। तो उधर राजस्थान चुनावों में उतरी जेजेपी को हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दुष्यंत ने कहा कि हमने संगठन बनाने को लेकर एक बीज बोया है। हमने शुरुआत की, हमारा एक बार करनी था। 13 जिलों में पार्टी को खड़ा किया, 60,000 वोट है, और मैं मानता हूँ कि एक बीज संगठन का हमने वहाँ बोया है, जिसको अब मेहनत करके पेड़ के रूप में बढ़ाएंगे। चुनावों से पहले हर पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। बीजेपी, जेजेपी, इनेलो, तो उधर 9 साल से संगठन न खड़ा कर पाई कांग्रेस भी अब संगठन के विस्तार में जुटी है। लेकिन कौन सी पार्टी बाजी मार ले जाती है, ये वक्त बताएगा। सूर्या समाचार के लिए चरखी दादरी से प्रदीप साहू की रिपोर्ट। तो जेजेपी को भी लगता है कि वो प्रदेश को फतेह कर पाएंगे, यानी हरियाणा में जीत दर्ज कर पाएंगे। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। इसके साथ ही एक सवाल पर आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने पर प्रतिक्रिया भी दे दी और आम आदमी पार्टी को जेजेपी यानी जमानत जब्त पार्टी की संज्ञा भी दे डाली। रिपोर्ट जरा देखें। मिशन 2024 को लेकर सियासी बयानबाजी जोर पकड़ती जा रही है। हरियाणा में अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सूबे में राजनीतिक पारा हाई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पार्टी जजपा ने राजस्थान में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वहां उसका खाता तक नहीं खुल पाया। तभी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी के बहाने दुष्यंत चौटाला की पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अब जमानत जब्त पार्टी यानी जजपा हो गई है। सुनिए जरा। बिल्कुल, ये जिस प्रकार से इन तीनों प्रदेशों में मोदी जी के नाम से वोट पड़ा है, ये 2024 का ट्रेंड नजर आ गया। 2024 में बाकी हिंदुस्तान में भी इसी तरह एक तरफा वोट पड़ेगा। आम आदमी पार्टी जो सबसे ज़्यादा चाहती थी वो तो अब जेजेपी बन गई है, जमानत जब्त पार्टी। उनका तो सारे हिंदुस्तान में नाम ही नहीं रहा। काबिले गौर है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। साथ ही दुष्यंत चौटाला की जजपा के भी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है। तभी आपको जमानत जब्त पार्टी यानी जजपा बताते हुए अनिल विज ने दोनों पार्टियों पर निशाना साधा। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें लोकसभा चुनाव पर है। टाइम्स नाउ के ईटीजी सर्वे की माने तो लोकसभा चुनाव को लेकर देश के लोगों के दिल में भी मोदी ही बसते हैं। सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार एनडीए को साफ तौर पर बहुमत मिलता दिखता है। सर्वे के अनुसार एनडीए को 319 से 339,
इंडिया गठबंधन को 148 से 168 सीटें मिलेंगी। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति और मजबूत दिखती है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। देश में 5 राज्यों के चुनाव का शोर नतीजों के ऐलान के साथ ही थम गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में से किस प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी, ये तस्वीर भी साफ हो चुकी है। राज्यों के चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव पर नजरें हैं। 5 में से हिंदी बेल्ट के 3 राज्यों में जीत से बीजेपी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस के नेता राज्यों की हार पर चिंतन मनन कर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए एकमात्र सांत्वना तेलंगाना में पार्टी की जीत है, जिससे दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत की है। राजनीति में जैसा कि वो म्यूचुअल फंड के विज्ञापनों में कहते हैं, पिछला प्रदर्शन कोई गारंटी नहीं बल्कि केवल एक संकेतक है। लेकिन फिलहाल तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कोई कड़ा मुकाबला होता नजर नहीं आ रहा है। यहाँ कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में जीत के जश्न के दौरान कहा था कि आज की हैट्रिक 2024 के लोकसभा चुनावों में एक और हैट्रिक की गारंटी है। जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। इन 5 राज्यों के परिणामों को सेमीफाइनल इस वजह से भी कहा जा रहा है क्योंकि अगले ही साल लोकसभा चुनाव है और इन राज्यों में अच्छी खासी लोकसभा सीटें हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, मिजोरम में सिर्फ 1 सीट है। इन सीटों को जोड़ दिया जाए तो इनका टोटल 83 हो जाता है। जाहिर सी बात है कि इन राज्यों में जिस भी पार्टी की सरकार बनती है तो वो लोकसभा चुनाव की सीटों पर जीत को लेकर भी आश्वस्त रहेगी। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। ज्यादातर राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए बिना बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा, यानी कि इन तीनों राज्यों में मोदी मैजिक बरकरार रहा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें लोकसभा चुनाव पर है। टाइम्स नाउ ईटीजी ने लोकसभा चुनाव को लेकर देश के लोगों की राय जानी है। सर्वे के अनुसार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एएनडीए के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अनुमान है। सर्वे के अनुसार एएनडीए को साफ तौर पर बहुमत मिलता दिख रहा है। सर्वे के अनुसार बीजेपी को 308 से 328 के बीच सीटें, कांग्रेस को 52 से 72, वाईएसआरसीपी को 24 से 25 के बीच सीटें, डीएमके को 20 से 24 सीटें, टीएमसी को 20 से 24 सीटें, बीजेडी को 13 से 15, बीआरएस को 3 से 5 तो अन्य को 60 से 76 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव के नतीजों की ब्रांडिंग 2024 के लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर की जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इन विधानसभा चुनावों का 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनावों पर कितना असर देखने को मिलेगा। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, इन तमाम विधानसभा चुनाव परिणामों को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा गया। साल 1998 के बाद से इन राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से करीबन साल भर पहले से कम के अंतर पर होते रहे। साल 2003 के बाद से इन राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में महज 6 महीने का गैप रहा है। तीनों राज्यों के पिछले 2 दशक के विधानसभा और लोकसभा चुनाव परिणाम से पता चलता है कि हिंदी पट्टी के इन 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव का परिणाम चाहे जो भी हो, बीजेपी लोकसभा चुनाव में भारी पड़ती रही है।
ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि इस जीत का 2024 के आम चुनावों में कितना असर होगा, ये राज की बात है। फिलहाल के लिए राज की बात में भी इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और खबर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।